अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ शहबाज अली एंड आई एम योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर। पहला लेक्चर है, तो चैप्टर की बॉटम लाइन समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आखिर इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम उसको डिस्कस करेंगे और सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि एक एटम का बुनियादी पार्ट हैं वो कितने हैं और वो उनकी अरेंजमेंट क्या है। तो अगर मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करूं, सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम कौन कौन से हैं एंड देयर अरेंजमेंट, और उनकी एटम के अंदर अरेंजमेंट क्या क्या है, ये सब कुछ आपको इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि एटम का एक बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल है, जो कि कैथोड रेस की मदद से हमें उसकी डिस्कवरी हुई। तो अब ये कैथोड रेस क्या है, उसके लिए हम एक ऑपरेटर्स डिसाइड करेंगे, जो कि आपने चैप्टर नंबर आई थिंक सो आपने मैट्रिक में भी इनको डिस्कस किया हुआ है। तो मेरे पास एक शीशे की बनी हुई ट्यूब है, उस ट्यूब के एक तरफ एक इलेक्ट्रोड लगा है जो कि मेटल का भी हो सकता है और नॉन मेटल लाइक ग्रेफाइट का भी हो सकता है। आपने उसको बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया और ट्यूब के दूसरे एंड पे आप दो अलग अलग या सिंगल इलेक्ट्रोड ले सकते हैं और उन दोनों को एक ही बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। यानी जिस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट है, उसी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इन दोनों के साथ कनेक्ट है। ये सिंगल भी हो सकता है इलेक्ट्रोड, दो अलग अलग इलेक्ट्रोड भी हो सकते हैं। सिंगल होगा तो हम उसको सिंगल इलेक्ट्रोड बोलेंगे, दो अलग अलग हैं तो उसको आइसोलेटेड इलेक्ट्रोड भी हम लोग बोल सकते हैं। लेट्स से आगे मूव करते हैं हम लोग। अब होगा क्या कि जैसे ही हम डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं तो नॉर्मली डिस्चार्ज ट्यूब फिल्ड होती है किसी न किसी गैस के साथ। कोई ना कोई गैस इसमें पाई जाती है, लाइक नियॉन, हीलियम, कोई ना कोई नोबल गैस प्रोबेबली इसमें पाई जाती है। तो जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रोड्स लगा के, एक शीशे की ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड्स लगा के, इट्स जस्ट लाइक अ ट्यूब लाइट जो घरों में कमरे के अंदर लगी होती है, बिल्कुल वैसी शीशे की ट्यूब होती है और उसमें भी दो इलेक्ट्रोड होते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे केस है। तो हमने बैटरी ऑन करनी है। जैसे बैटरी ऑन करेंगे, करंट फ्लो नहीं करेगा। इनिशियली करंट फ्लो क्यों नहीं करेगा, हम उसकी रीजन को लिखते हैं। एट इनिशियल पॉइंट करंट फ्लो नहीं करेगा। वजह, क्योंकि इनिशियली गैस बहुत ज़्यादा है इसके अंदर और गैस मॉलिक्यूल करंट के रास्ते में हिंड्रेंस यानी रुकावट पेश करेंगे। यानी गैस मॉलिक्यूल क्या पेश करेंगे, हिंड्रेंस इन द पाथवे ऑफ करंट का जो पाथवे है, जो रास्ता है, उसमें बहुत बड़ी रुकावट है ये गैस के मॉलिक्यूल्स। तो हमें ज़रूरत है एक एक्सटर्नल वैक्यूम पंप की। वो वीपी यानी वैक्यूम पंप क्या करेगा, अंदर से गैस को बाहर निकालेगा। जब अंदर से गैस बाहर आएगी और आहिस्ता आहिस्ता गैस के मॉलिक्यूल्स की मिकदार जब बाहर आएगी तो अंदर वाली साइड पे गैस थोड़ी रह जाएगी, और जब ये गैस थोड़ी रह जाएगी तो इन थोड़े मॉलिक्यूल्स में से इजीली करंट पास करेगा। अब करंट क्यों पास करेगा, उसकी भी रीज़न आपको पता होनी चाहिए। देखें, ये मेटल है, ये इलेक्ट्रोड मेटल का बना हुआ है या ग्रेफाइट का बना हुआ है। दोनों के पास क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और इस इलेक्ट्रोड के बिल्कुल सामने ऐसा टर्मिनल है जिसपे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, ताकत लगाएगा, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मेटल में से निकाल के अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा। उसके लिए इसको बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए। तो डेट्स वाई हमने वोल्टेज भी बहुत अच्छा दिया है, ऑलमोस्ट 5000 से 10,000 वोल्ट रिक्वायर्ड होगा डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए। कहाँ से, कैथोड से। यानी नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ पे बोलते जाएं, कैथोड भी बोलते हैं। अब इसकी रीज़न मेरे तमाम स्टूडेंट्स को पता होगी, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में
कैथोड को कैथोड क्यों बोलते हैं बताया है, और एनोड को एनोड क्यों बोलते हैं ये भी बताया है। ऐसा रॉड जो एनाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे उसे क्या बोलते हैं एनोड, और ऐसा रॉड जो केटाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे उसे क्या बोलते हैं कैथोड। तो नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड और पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड। तो एनोड क्या करेगा, कैथोड में से फ्री इलेक्ट्रॉन को अपने पोटेंशियल की मदद से, जो कि हमने बहुत ज्यादा प्रोवाइड किया है, अपनी तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट। तो नाउ वी कैन से दैट दीज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो जब ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन गैस में से गुजरेंगे तो गैस मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन का आपस में टकराव होगा, और जब गैस मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन का आपस में टकराव होगा तो गैस मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाएंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। इस जगह पे हम लिख लेते हैं, लेट्स से कि ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, हमने M से लिखा, और ये इलेक्ट्रॉन्स गैस मॉलिक्यूल के साथ टकराए और गैस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन भी नॉकआउट हो गए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाउ दीज गैस मॉलिक्यूल बिकम पॉजिटिव आयंस। ठीक है, अब इन पॉजिटिव आयंस के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन का अमल स्टार्ट होगा। जब इनमें एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का अमल स्टार्ट होगा तो इन पॉजिटिव आयंस में से क्या रिलीज होगी एनर्जी, और वो एनर्जी किसकी शक्ल में रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और वो रोशनी ट्यूब से बाहर निकलेगी और आपको वाज़ेह तौर पे नजर आएगी। यानी कि इनिशियली जब प्रेशर बहुत ज़्यादा था तो कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन रिड्यूस्ड प्रेशर पे जब करंट पास किया तो अंदर एक यूनिफॉर्म ग्लो प्रोड्यूस हुई, एक रोशनी पैदा हुई। फिर क्या किया आपने पंप को मजीद ऑन किया और आपने प्रेशर को मजीद रिड्यूस करके 10 की पावर -4 टॉर, कितने टॉर 10 की पावर -4 टॉर। जब आप 10 की पावर -4 टॉर पे चले गए तो सारे का सारा गैस मटेरियल बाहर आ चुका है। अब सारे का सारा गैस मटेरियल जो कि बाहर आ चुका है, यकीनन अंदर रास्ता खाली है। अब सिर्फ क्या प्रोड्यूस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे जो कि सामने से आ रहे हैं और जिनको ये खींच रहा है। ये पॉजिटिव प्लेट सामने से इलेक्ट्रॉन को खींच रही है और ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सीधा जाएंगे और बिल्कुल सीधा जाके इस दीवार के साथ टकराएंगे। ये दीवार एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन है और फ्लोरेसेंट स्क्रीन डिफरेंट वैरायटीज में होती है। उस फ्लोरेसेंट स्क्रीन को हमने एल्यूमिना, एक केमिकल है Al2O3, उसका भी बनाया होता है, पेंट किया होता है। अगर Al2O3 का पेंट किया होगा एल्यूमिना तो यहाँ पे रेडिश कलर की ग्लो निकलेगी, और अगर हमने टिन स्टोन से पेंट किया होगा तो यहाँ पे येलोइश कलर की ग्लो निकलेगी। यानी फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्या है कि जब कोई चार्ज्ड बॉडी फ्लोरेसेंट स्क्रीन से टकराती है तो वहाँ पे स्पार्किंग होती है, छोटी सी लाइटनिंग सी होती है, पता चलता है कुछ चार्ज्ड बॉडी टकरा रही है। तो हुआ क्या, कैथोड रेडिएशन कैथोड से क्यों प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि कैथोड किसका बना होता है, मेटल का। उसमें क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि सामने मौजूद पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है, पोटेंशियल लगा के, ताकत लगा के उन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर खींचता है जो कि सीधी लाइन में जाते हैं और पॉइंट P1 पे टकराते हैं और वहां पे ग्लो प्रोड्यूस करते हैं। ग्लो क्यों प्रोड्यूस होती है, क्योंकि ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, रोशनी पैदा करती है। ये डिपेंड करता है इस पे पेंट कौन सा किया हुआ है, उसकी वजह से रोशनी का रंग भी बदल सकता है। अच्छा, अब क्या करेंगे, चूंकि हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज डिस्कस करनी है इसलिए ये पोर्शन हमने बनाया है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज के अंदर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड,
इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और एज वेल एज मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को भी अप्लाई किया, बट याद रखिए ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि लेट्स से कि मेरे पास ये ब्लैक मार्कर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव प्लेट को और पॉजिटिव प्लेट को, और मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये जो रेड मार्कर है ये यहाँ पे हम इसका ब्लू कैप लगा देते हैं ताकि थोड़ी आपको समझने में आसानी हो जाए। इस तरह से इसको कर देते हैं या इसको कर लेते हैं इस तरह से। तो ये ब्लैक मार्कर है, ये ब्लैक मार्कर है, ये ऊपर वाला हिस्सा नेगेटिव है और नीचे वाला हिस्सा पॉजिटिव है। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, यानी ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। यानी ये सेंटर में ट्यूब है, ट्यूब के बिल्कुल ऊपर मैंने नेगेटिव प्लेट लगाई है और नीचे मैंने कौन सी प्लेट लगाई है, पॉजिटिव, और ट्यूब के इस तरफ मैंने नॉर्थ पोल लगाया है और इस तरफ मैंने साउथ पोल लगाया है। नाउ वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लेन ऑफ द पेपर है, वो पेपर के प्लेन में है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर है। तो लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किया तो ये कैथोड रेज की मैंने डिफ्लेक्शन नोट की। मैं किताब के मुताबिक थोड़ी उसमें मिस्टेक है, एरर है, क्योंकि वो बुक में कॉपी पेस्ट की हुई है चीज़, एक्सप्लेन डिटेल से नहीं की हुई। तो मैं आपको लॉजिक्स के साथ बता रहा हूँ कि ये डिफ्लेक्ट होगी टूवर्ड डाउनवर्ड। नाउ दिस पॉइंट इज P2। नीचे को डिफ्लेक्ट क्यों? क्योंकि नीचे कौन सी प्लेट है, पॉजिटिव, और ऊपर कौन सी प्लेट है, नेगेटिव, इसलिए इसकी डिफ्लेक्शन कहां को हो गई, नीचे को डिफ्लेक्शन हो गई इसकी, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होती है। और याद रखिए ये P2 तब मिलेगा व्हेन, जब खाली अप्लाई करेंगे आप, व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड ऑन करना है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कर देना है। अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बंद कर देना है, खाली मैग्नेटिक फील्ड लगाना है अब आपने। तो मैग्नेटिक फील्ड में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। व्हाट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है कि अगर आपके पास ये लेफ्ट हैंड है तो आपके पास ये जो फिंगर है ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। ये जो फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन है और ये थंब फोर्स जो करंट पे लगेगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब लेट्स से बारी बारी हम देखते हैं, ये फिंगर इस तरह प्लेस करूंगा क्योंकि इधर नॉर्थ पोल है और उधर क्या है, साउथ पोल है। तो ये नॉर्थ पोल और पीछे को, जो कि ये पीछे को मैंने बनाया है, अभी मैंने बताया था ना आपको 90 का एंगल, ये इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड और इस तरह कौन सा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये नॉर्थ पोल और पीछे को साउथ पोल, ये उंगली ऐसे आएगी। अब ये वाली उंगली ऐसे आएगी क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो ऐसे है, ये करंट है। तो जाता जाता करंट कहां जाएगा बेटा, ऊपर, थंब की डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड ऑन करूंगा तो यही इलेक्ट्रॉन कहां मूव करेंगे, ऊपर को। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, P3 पॉइंट। P3 पॉइंट कब मिलेगा, जब आपने क्या ऑन किया है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन किया है। और ये जब आपने क्या ऑन किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड की दफा नीचे को सर्कल मिलेगा और मैग्नेटिक फील्ड की दफा आपको सर्कल कहां को मिलेगा भाई, ऊपर को मिलेगा सर्कल, ऊपर को मिलेगा सर्कल। अब जे थॉमसन, बड़ा मशहूर नाम है, जे थॉमसन, इस भाईजान ने क्या किया, एक ही वक्त में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ऑन कर दिया। जब एक ही वक्त में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ऑन किया, एक जो नीचे को दायरा बना रही है,
एक फोर्स जो दायरा ऊपर को बना रही है, उसने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को ताकत को इस तरह से एडजस्ट किया कि दोनों ताकतें, एक जो इलेक्ट्रॉन को नीचे खींच रही है, एक जो इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींच रही है, दोनों ताकतें ज़ाइल हो गई और दोबारा इलेक्ट्रॉन का टकराव कहाँ पे हुआ? P1 पे। दोबारा इलेक्ट्रॉन का टकराव कहाँ पे हुआ? P1 पे। और जब दोबारा इलेक्ट्रॉन का टकराव P1 पे होगा तो उस टाइम जे थॉमसन ने कैथोड रेज, जिसमें असल में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, उनके ऊपर उनका क्या फाइंड किया? चार्ज, और उनका क्या फाइंड किया? मैस। याद रहे शुरू में कैथोड रेज लगता था जस्ट कैथोड रेज हैं। स्टोनी एक साइंटिस्ट है जिसने बोला कैथोड रेज का नाम चेंज करो भाई, ये तो इलेक्ट्रॉन्स हैं। स्टोनी इज द फर्स्ट वन जिसने बोला कि कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन्स। तो तब से हमने कैथोड रेज को क्या लिखना शुरू किया है? इलेक्ट्रॉन्स लिखना शुरू किया है। तो अभी बार बार मैं इलेक्ट्रॉन बोल देता हूँ, हैं ये कैथोड रेज, लेकिन बाद में जाके स्टोनी ने बोला भाई ये कैथोड रेज नहीं है, ये तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। बहरहाल जे थॉमसन ने क्या किया? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ऑन किया और दोबारा ये कैथोड रेज कहां पे स्ट्राइक की? P1। अब जरा गौर से देखिएगा, ये बड़ा एक सर्कुलर पाथ था और ये भी एक सर्कुलर पाथ था, यानी कि वी कैन से दैट एक सर्कुलर पाथ नीचे है, एक सर्कुलर पाथ ऊपर है। सर्कल में मूव करवाने वाली ताकत को बोलते हैं सेंटीपिटल फोर्स, और वो ताकत जो सर्कल से ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है उसे बोलते हैं सेंटीफ्यूगल फोर्स। तो इसका मतलब अगर ये सर्कल यहां पे क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये सर्कुलर पाथ क्रिएट हो रहा है, तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड एक सेंटर से यहां पे क्या क्रिएट कर रहा होगा? सेंटीपिटल फोर्स क्रिएट कर रहा होगा। और मैग्नेटिक फील्ड इसके मुखालिफ सेंटीफ्यूगल फोर्स क्रिएट कर रहा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा था सेंटीपिटल फोर्स से, ऊपर से क्या ऑन कर दिया आपने? साथ ही क्या ऑन कर दिया? मैग्नेटिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन जाना कहां चाहिए था इसको? अब ये नीचे जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड ने इसको ऊपर पुल किया। सर्कल के ऑपोजिट अट्रैक्ट करने वाली फोर्स क्या है? सेंटीफ्यूगल। अब ये वाली फोर्स इस वाली फोर्स के बराबर हो गई, क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ हमने एडजस्ट की। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक को ऐसे एडजस्ट किया कि ये इलेक्ट्रॉन दोबारा कहाँ टकराए? P1। यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के होते हुए P1 पे टकराने का मतलब क्या है कि सेंटीपिटल फोर्स को सेंटीफ्यूगल फोर्स के क्या कर दिया गया है? बराबर कर दिया गया है। यानी सेंटीपिटल फोर्स बराबर है सेंटीफ्यूगल फोर्स। ये मैंने सेंटीपिटल फोर्स लिखा है और ये मैंने सेंटीफ्यूगल फोर्स लिखा है, और सेंटीपिटल फोर्स बराबर होता है mv² ओवर r, और यहां सेंटीफ्यूगल फोर्स बराबर होता है HeV। अब ये वो चीज़ है जो किताब में नहीं है, आपको भी ज़रूरत नहीं है इसकी डिटेल जानने की, जस्ट एक आइडिया सा आपको आ जाएगा कि हाँ ये वैल्यूज़ इस तरह से ड्राइव हुई हैं। तो मैंने बताया ये दायरा सेंटीपिटल, और उसके ऑपोजिट जो दायरा बनाया मैग्नेटिक ने वो सेंटीफ्यूगल है। दोनों ताकतें बराबर हो गई, दोबारा टकराया पॉइंट 1 पे P1 पे, यानी कि सेंटीपिटल सेंटीफ्यूगल के बराबर है। वैल्यूज पुट की हमने सेंटीपिटल और सेंटीफ्यूगल की, यहाँ से V से कट गया, पीछे ये बचा। यहाँ से हमने इसको अरेंज किया, E/m बराबर है VHR। V स्टैंड फॉर वेलोसिटी, और वेलोसिटी आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे बराबर होता है E/h। यहाँ पे उसके वेक्टर कंपोनेंट ड्रा करते हैं यहाँ पे, जो कि हमारे सिलेबस का टॉपिक नहीं है। अब इसको इजी होकर समझें, हम यहाँ पे V की वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनल रिलेशन ये आएगा। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमें पता है। H क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमें पता है। R क्या है? सर्कुलर पाथ की वैल्यू, जो कि हमें पता है। सारी वैल्यूज यहाँ लगाएंगे, जे थॉमसन ने सारी वैल्यूज यहाँ लगाई, और फाइनली हमें कैथोड का यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मैस रेशो निकाल के दिया, जो कि आया 1.75 × 10⁻11 कूलम्स पर kg। तो बेटा पेपर में कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज हैं, 2 सफ़े आगे करें, जे थॉमसन का प्रैक्टिकल लिखा होगा, जे थॉमसन की मेजरमेंट ऑफ चार्ज टू मैस रेशो, मैंने साथ ही पढ़ा दिया आपको।
मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ा दिया, मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ा दिया, दोनों को कंपेयर किया, वो भी बता दिया। किताब में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं है, मैंने डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया आपको। चलें बेटा आगे चलते हैं, अभी तो काम काफ़ी बाकी है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हमने कैथोड रेस का मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से क्या फाइंड कर लिया है, चार्ज टू मास रेशियो, जो कि मैंने ये लिखा। अब आगे चलते हैं मिल्कन ऑयल ड्रॉप मेथड। इस मेथड की मदद से हम इलेक्ट्रॉन का पहले तो चार्ज और मास की वैल्यू निकाली ना, चार्ज और मास रेशियो निकाला। इस मेथड की मदद से हम खाली क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रॉन का यानी कैथोड रेस का चार्ज फाइंड करेंगे, ताकि एंड पे हम इलेक्ट्रॉन का क्या निकाल सकें, मास। उसके लिए मिल्कन ने क्या किया, एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स की इंस्ट्रूमेंटेशन देखें तो मेटालिक चेंबर है, सारे का सारा मेटल से बना हुआ है। उसमें इलेक्ट्रोड लगे हैं, एक इलेक्ट्रोड ऊपर है जो बैटरी के पॉजिटिव से है, एक नीचे है जो बैटरी के नेगेटिव से है। एक एटोमाइजर है, स्प्रे है जो छोटे छोटे ड्रॉप्स क्रिएट करने के काबिल है, और साइड पे लगी है माइक्रोस्कोप, और एक साइड पे लगा है एक्सरे मशीन। ये तो इसका इंस्ट्रूमेंटेशन है। इस डब्बे को माइक्रोस्कोप से देखें तो ऐसा लगता है जैसे किसी ब्लैक कमरे में, काले कमरे में, ऐसा कमरा जिसकी दीवारें काली हैं वो नजर आता है। और इस माइक्रोस्कोप की टिप के ऊपर एक बल्ब भी लगा होता है, तो जब आप वो बल्ब ऑन करते हैं तो आपको अंदर का मंजर जो नजर आता है वो काला कमरा होता है अंदर से, ये डब्बा अंदर से काला होता है और डार्क बैकग्राउंड के साथ आपको ये नजर आएगा। ये तो इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन होगी। वर्किंग कैसे करता है मिल्कन ऑयल ड्रॉप मेथड, जिसका काम क्या है बेटा, चार्ज निकालना। किसका चार्ज निकालना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है ये बताएगा हमें। अब इसकी वर्किंग, सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां पे एक ऑयल लेंगे, कोई भी आप लिक्विड ऑयल ले सकते हैं, उसको स्प्रे करेंगे, उसके छोटे छोटे स्प्रिंकल्स क्रिएट होंगे, छोटे छोटे स्प्रिंकल्स क्रिएट होंगे। अब वो जो स्प्रिंकल्स क्रिएट होंगे, वो स्प्रिंकल्स यहाँ पे एक छोटा सा सुराख होगा अपर चेंबर के अंदर, वो स्प्रिंकल्स जो हैं ये ड्रॉप ऑयल के यहाँ से नीचे गिरेंगे। जो ऑयल के ड्रॉपलेट नीचे गिरेंगे, कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, वेरिएशन है साइज के अंदर। तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो हुआ है लेकिन इसको ऑन नहीं किया, ऑफ है वो, तो क्या होगा, किसी एक ड्रॉप को आपको माइक्रोस्कोप से क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। जब ये ऑयल ड्रॉप नीचे गिरेंगे, बैकग्राउंड ब्लैक है, चमकते हुए ऑयल के ड्रॉप नीचे गिर रहे हैं, बड़े स्लो गिर रहे हैं। माइक्रोस्कोप से आप देख रहे हैं तो ऐसे लगेगा जैसे मोती नीचे गिर रहे हैं, पल्स नीचे गिर रहे हैं, वाज़िया नजर आएंगे आपको ऑयल ड्रॉप्स। तो किसी एक ड्रॉप को आपको क्या करना है, फोकस करना है, और फोकस करके आप देखोगे कि गिरने वाले ड्रॉप की वेलोसिटी है v1, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, mg, यानी उसके वेट के। तो ये इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो नीचे गिरने वाला ड्रॉप जिसको आपने फोकस किया हुआ है उसकी वेलोसिटी है v1, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, mg। साथ ही आपने क्या करना है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करना है और यहां से आपने एक्स रेस को भी ऑन कर देना है। जैसे ही आप एक्सरेज को ऑन करोगे तो अंदर हाई पावर एक्सरेज मूव करेंगी, अंदर एक्सरेज जाएंगी। जब अंदर एक्सरेज जाएंगी तो बेटा इस चेंबर के अंदर, ये जो चेंबर है, इस चेंबर के अंदर गैस है, वो गैस जब एक्सरे के साथ टकराएगी तो ये गैस आयोनाइज होगी, और जब गैस आयोनाइज होगी तो इस गैस में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे जो कि ऑयल ड्रॉप में चिपक जाएंगे। यानी इन ऑयल ड्रॉप्स के अंदर क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और इन ऑयल ड्रॉप्स के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस। यानी आपने क्या किया, एक्सरे पास किया, एक्सरे ने अंदर गैस को आयोनाइज किया, वो आयोनाइज होने वाली गैस में से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन ऑयल ड्रॉप में चिपक गए। अब ड्रॉप्स पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब चूंकि आपने
इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है तो नीचे क्या चार्ज है, नेगेटिव, ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव। तो अब क्या होगा, इस नेगेटिव ड्रॉप को नीचे से क्या फील करनी पड़ेगी, रिपल्शन, और ऊपर से क्या फील करनी पड़ेगी, अट्रैक्शन। तो ये ड्रॉप नीचे जाने की बजाय कहाँ को जाएगा, ऊपर जाएगा। नीचे जाने की बजाय कहाँ को जाएगा, ऊपर जाएगा। अब इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड V2 यानी ऊपर जाने वाली वेलोसिटी ड्रॉप की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है EE माइनस mg। व्हाट इज EE? EE वो फोर्स है जो इसको अपवर्ड खींच रही है, अपवर्ड फोर्स, और mg वो फोर्स है जो उसको डाउनवर्ड खींच रही है। अब इसकी भी लंबी चौड़ी डेरिवेशन है जो कि आप सेकेंड ईयर फिजिक्स में मिल्टन और ड्रॉप मेथड दोबारा पढ़ोगे, उसमें बताई जाएगी। अभी मैं बताने जाऊंगा तो सिलेबस से बाहर चले जाएंगे। तो अभी हुआ क्या कि अब इस ड्रॉप को एक फोर्स नीचे से रिपल्शन है और ऊपर से क्या है, अट्रैक्शन। तो अब ये ड्रॉप नीचे गिरने की बजाय कहाँ मूव करेगा, ये ड्रॉप नीचे गिरने की बजाय ऊपर को मूव करेगा। जब ये ड्रॉप नीचे गिरने की बजाय ऊपर को मूव करेगा तो एक अब इसकी वेलोसिटी v1 से क्या हो जाएगी, v2। नीचे गिरने वाली वेलोसिटी क्या थी, v1। ऊपर ले जाने वाली वेलोसिटी क्या है, v2, जो कि बराबर है दोनों फोर्सेस के माइनस के। अब इसको मैं समझाता हूं। लेट्स से मेरे पास एक गेंद है, एक गेंद ये है, इस गेंद को ऊपर खींचा जा रहा है 10 न्यूटन से और नीचे खींचा जा रहा है 5 न्यूटन से। फोर्स है 5 न्यूटन। तो ये गेंद कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। इस गेंद को ऊपर खींचा जा रहा है 20 न्यूटन से और नीचे खींचा जा रहा है 5 न्यूटन से, तो ये भी गेंद कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। कौन सा गेंद तेजी से ऊपर जाएगा, ये वाला, क्योंकि यहां पे फोर्सेस में डिफरेंस क्या है, यानी कि 20 माइनस 5 आंसर इज 15, 10 माइनस 5 आंसर इज 5। यानी जहां पे अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स का डिफरेंस ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। जहां पे डिफरेंस कम होगा वहां वेलोसिटी क्या होगी, कम। तो ये रिलेशन यही है कि अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स का जितना ज्यादा डिफरेंस होगा वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। अब आपने करना क्या है, आपने इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड को इक्वेट कर देना है, कैलकुलेशंस करनी है। अब यहां पे काफी ज्यादा स्टेप्स हैं जो आपको बताने चाहिए थे लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। तो जस्ट आपने क्या करना है, इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करना है। अब वेलोसिटीज हमें पता है क्योंकि हम हाई स्पीड कैमरा से, माइक्रोस्कोप से ड्रॉप की डाउनवर्ड वेलोसिटी और अपवर्ड वेलोसिटी को मॉनिटर कर रहे हैं, हमें ये दोनों वैल्यूज पता हैं। हमें g ग्रेविटी है, पता होती है उसकी वैल्यू, g की वैल्यू ग्रेविटी पता है। कैपिटल E इज इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हमने अप्लाई किया है खुद से, वो भी हमें पता है। स्मॉल e चार्ज, यही तो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। और मैस कैसे फाइंड करेंगे, तो बेटा मैस फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे स्टोक्स लॉ लगाना पड़ेगा जो कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है। मैं चूंकि अभी फिजिक्स में नहीं जाना चाह रहे, अब उसके लिए करना क्या पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा कि ड्रॉप की जो ड्रैग फोर्स है जो उसको नीचे खींच रही है और ऊपर खींचने वाली फोर्स को इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा कि ये ड्रॉप सस्पेंड हो जाए। जब ये ड्रॉप सस्पेंड हो जाएगा तो नाउ हम बाय द लॉज ऑफ फिजिक्स हम इस ड्रॉप का क्या फाइंड कर सकते हैं, मैस। कब फाइंड कर सकते हैं कि नीचे गिरने वाली फोर्स और ऊपर गिरने वाली फोर्स को इस तरह से एडजस्ट कर दें कि ये ड्रॉप एक फिक्स वेलोसिटी के साथ मूव करे, सस्पेंड नजर आएगा आपको ये ड्रॉप। तब आप इस पे फिजिक्स के लॉज यूज करके इसका मैस फाइंड कर सकते हैं। तो आपने इसकी मैस की वैल्यू यहां पुट करनी है। तो फाइनली जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको इस ड्रॉप के ऊपर जो चार्ज है वो निकल आएगा। जो चार्ज निकलेगा उसकी वैल्यू 1.59 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम आई। कभी कभार वैल्यू उससे डबल भी आई,
कभी कभार वैल्यू उससे ट्रिपल भी आई, कभी कभार वैल्यू उससे 4 गुना भी आई, क्योंकि किसी ड्रॉप पे 4 इलेक्ट्रॉन चिपक गए, किसी पे 3 चिपक गए, किसी पे 2 चिपक गए, किसी पे 1 चिपक गया, सबसे छोटी वैल्यू यही आई। तो मिल्कॉन ने बोला यही है भाई 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्योंकि सबसे छोटा यही है। एक ड्रॉप पे अगर 1 इलेक्ट्रॉन चिपका होगा तो सबसे छोटी वैल्यू यही आई होगी। और वाकई लेटेस्ट वैल्यू तकरीबन थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली ये दोनों वैल्यूज क्या हैं, सेम हैं। तो मिल्कॉन ने इलेक्ट्रॉन का क्या फाइंड किया, चार्ज। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रॉन का क्या फाइंड कर सकते हैं, मास। कैसे, चार्ज ओवर मास जो कि पहले निकाला इसके बराबर है। अब हमने इलेक्ट्रॉन का क्या फाइंड कर लिया, चार्ज। तो मास कैसे निकलेगा, मास निकालने के लिए इस वैल्यू को और चार्ज को क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे, यानी मास को इधर ले जाएंगे, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। चार्ज हमने निकाला, चार्ज और हम रेशो को क्या करेंगे, डिवाइड, यानी मास निकालना ना, ये मास यहां पे आ गई, ये वैल्यू यहां पे आ जाएगी। नाउ फाइनली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी दिस वन। तो यूं हमने अभी तक क्या किया, कैथोड रेज प्रोड्यूस की। कैथोड रेज ही एक्चुअली क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स, और ये फर्स्ट टाइम किसने बताया, स्टोनी ने। फिर हमने कैथोड रेज के मैग्नेटिक फील्ड में से प्रैक्टिकल गुजारे, इलेक्ट्रिक फील्ड में से उसको गुजारा, प्रैक्टिकल देखा, दोनों की एडजस्टमेंट करके हमने उनका रेशो निकाला, चार्ज ओवर मास। मिल्कॉन ने इलेक्ट्रॉन का क्या निकाला, चार्ज, और यूं इलेक्ट्रॉन का क्या निकल चुका है, मास। अब चलते हैं कुछ बाकी कैथोड रेज की प्रॉपर्टी, सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, जो कि बहुत आसान है। दोबारा से मैंने डिस्चार्ज ट्यूब बनाई, दोबारा से कैथोड और एनोड बनाया, कैथोड से कैथोड रेडिएशंस निकली, जो एक्चुअली एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने उसके रास्ते में एक स्पिल रखा, यानी एक व्हील रखा। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही उस व्हील के साथ टकराता है तो व्हील घूमना शुरू कर देता है। तो इस तजर्बे से पता चला कि इलेक्ट्रॉन में तो ऐसी ताकत है जो वो अपनी ताकत को दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स में हैरानकुन तौर पे काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी जिसके पास भी होती है उसका तो मास होता है, और जिसका मास है वही मोमेंटम शिफ्ट करता है। तो व्हील के घूमने से इलेक्ट्रॉन ने व्हील्स को घुमा दिया, यानी कैथोड रेज ने व्हील को घुमा दिया। इससे पता चला कि कैथोड के पास मटेरियल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है। लेकिन साथ ही साथ हमने देखा कि इस व्हील का पीछे शैडो क्रिएट हुआ है, ओपेक ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ओपेक ऑब्जेक्ट, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेट्स से मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन है, मैं अपने मोबाइल फ़ोन से टॉर्च ऑन करता हूँ, तो ये मेरे पास मार्कर सारे ओपेक ऑब्जेक्ट हैं। तो मैं मार्कर के रास्ते में अगर लाइट रखूँगा तो बिल्कुल इसके पीछे इसका शेडो कास्ट होगा। तो वो चीज़ जो लाइट का रास्ता रोकती है उसे क्या बोलते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट। तो व्हील इटसेल्फ एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो अब हमने क्या देखा, व्हील स्पिल कर रहा था, तो व्हील ओपेक ऑब्जेक्ट भी था, उसका पीछे शेडो भी बन रहा था। अब शेडो बनाना किसकी प्रॉपर्टी है, लाइट की प्रॉपर्टी है। और बिल्कुल अब ये चीज़ बड़ी काबिले गौर है कि लेट्स से अगर ये मार्कर्स के बिल्कुल सामने से लाइट आ रही है तो बिल्कुल मार्कर के साइज का शेडो होगा, नीचे से लाइट आ रही है तो मार्कर्स का साइज बड़ा होगा, ऊपर से लाइट आ रही है तो मार्कर का साइज शेडो में क्या होगा, छोटा होगा। बिल्कुल सामने से लाइट आ रही है तो मार्कर का साइज शेडो के साइज के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि व्हील का जो साइज था शेडो के साइज के बिल्कुल बराबर था। इसका मतलब कि रोशनी बिल्कुल सामने से पड़ रही है। यहां से पता चला कि कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, और वो परपेंडिकुलर है सरफेस ऑफ कैथोड एंड एनोड, यानी कैथोड और एनोड की जो सरफेस है बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर ये रेज जा रही हैं। इसका मतलब एक तजर्बा बता रही है मटेरियल पार्टिकल है, और एक तजर्बा बता रहा है कि ये रेडिएशन की नेचर है, लाइट की नेचर है। तो पता चला कि कैथोड में डुअल नेचर है, दे बिहेव एज वेल एज पार्टिकल लाइक एंड दे बिहेव एज वेल एज मटेरियल लाइक। तो
दो प्रॉपर्टीज मैंने करवा दी। नेक्स्ट एक्स-रेज प्रोडक्शन, ये आपको डिटेल से बताया जाएगा चैप्टर के लास्ट में कि जब ये कैथोड रेज स्ट्राइक करती हैं विद हैवी एनोड तो आगे से एक्स-रेज प्रोड्यूस होती हैं। ये आपको इस चैप्टर के आगे जाके बताया जाएगा। हीट इफेक्ट, हीट इफेक्ट में क्या था कि अगर हम कनकेव कैथोड, कनकेव को बोलते हैं कन्वर्जिंग कैथोड लें, यानी ऐसा कैथोड जो तमाम रेडिएशन को एक जगह पे क्या करे, फोकस करे, तो हमने इसकी जगह पे कनकेव कैथोड लगाया तो तमाम कैथोड रेडिएशन जब एक जगह पे, जब ये इसकी जगह पे लगेगा तो एक ही जगह पे कैथोड रेडिएशन फिक्स हुई। हमने उसके आगे प्लैटिनम की एक प्लेट रखी जो हीट अप हो गई। इसका मतलब कि ये जो कैथोड रेज हैं इनमें हीटिंग इफेक्ट भी होता है, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट भी होता है क्योंकि ये पास कर जाती हैं चीजों के अंदर से। नेक्स्ट आयोनाइजेशन इफेक्ट एंड रिड्यूसिंग इफेक्ट। आयोनाइजेशन इफेक्ट तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये कैथोड रेडिएशन जब किसी गैस में से गुजरती हैं तो गैस में से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती हैं, नॉकआउट, यानी गैस के इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं। दिस इज कॉल्ड आयोनाइजिंग इफेक्ट एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन इफेक्ट, यानी कि किसी भी गैस के मॉलिक्यूल के साथ कैथोड रेज टकरा के उसको आयोनाइज कर देती हैं, उसको ऑक्सीडाइज कर देती हैं। ऐसा तब होगा जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होंगे, सामने मौजूद पोटेंशियल जबरदस्त तरीके से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो पता चला कि आयोनाइजेशन इफेक्ट ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट में यानी कैथोड का ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट भी है, लेकिन ये तब होगा जब इलेक्ट्रॉन के होंगे फास्ट मूविंग। ये बात किताब में डिस्कस नहीं है। रिड्यूसिंग इफेक्ट भी होगा जब इलेक्ट्रॉन स्लो मूव करेंगे। लेट्स से ये स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनके रास्ते में फ्लोरीन है जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो फ्लोरीन फौरन से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, गेन करेगी, अपने आप को स्टेबल करेगी। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग इफेक्ट। ऐसा तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या होगी, स्लो। ओके, तो बेटा इस सारे टॉपिक में जो मैंने असल में डिस्कस किया है, मैंने 4-5 टॉपिक को इकट्ठा डिस्कस किया है। आप काइंडली अपने चैप्टर 5 के 4-5 सफ़ों को जब आगे पीछे करेंगे तो आपको कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज, मिल्कन ऑयल ड्रॉप मेथड और ये प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी। जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर दी हैं, एक्स्ट्रा डिटेल दी है आपको। इसको अच्छे से पढ़िएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इसमें कुछ इसमें कुछ एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो कि मैं बताना भूल गया कि इनिशियली तौर पे ये रेडिएशंस को कैथोड ही बोला गया, लेकिन बाद में पता चला कि भाई ये तो कैथोड नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज इनकी हैं वही प्रॉपर्टी बाद में पता चली किनकी हैं, इलेक्ट्रॉन्स की। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये कुछ भी नहीं है, ये तो जस्ट फास्ट मूविंग क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप यहाँ पे कोई भी मेटल लगा दें, जिंक लगा दें, कॉपर लगा दें, ग्रेफाइट लगा दें या कोई भी गैस भर दें, हर दफा इलेक्ट्रॉन्स की नेचर क्या रहती है, सेम रहती है। यानी कि आप इस डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस भर दें, हर दफा कैथोड का चार्ज भी सेम होगा, मास भी क्या होगा, सेम, क्योंकि हर चीज के इलेक्ट्रॉन्स की नेचर क्या है, सेम है। ये बेटा एक इंपॉर्टेंट आखिरी पॉइंट था। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया है। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह।